चलो आज अपने यहाँ पे शुरू करते हैं अपने राजस्थान में जनजातियाँ, कि अपने राजस्थान में ऐसी बहुत सारी जनजातियाँ हैं कि जनजातियाँ का अपन देखें कि जनजातियाँ क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जनजाति को ही जनजाति कहते हैं। अपने राजस्थान में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती है, तो अपने यहाँ देखें अपने राजस्थान में जनजातियाँ में अपन देखेंगे अपन इसमें एक एक करके अपनी सारी जनजातियाँ अपन पढ़ेंगे। तो जनजातियों का प्रश्न जो है हर एक जिस एग्ज़ाम के अंदर टॉपिक लगता है उसमें उसका प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। जैसे अपन बात करें अपने रीट में भी इसका टॉपिक लगता है, कांस्टेबल में लगता है, पुलिस में लगता है, आरएस में लगता है, जिसमें भी इसका टॉपिक लगता है। तो जनजातियों से प्रश्न अधिक मात्रा में ज़्यादा बनने के चांसेस बनते हैं, और एसआई के अंदर भी बनता है। एसआई के अंदर सबसे ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है जनजातियों का प्रश्न, सबसे अधिक पूछा जाने वाला एग्जाम में प्रश्न जब पूछा जाता है जनजातियों का प्रश्न। अपन इसमें देखें कि अपने राजस्थान में कौन सी जनजातियाँ हैं। जनजातियों की अपन बात करें, सबसे पहले यहाँ देखें, एक तो अपने राजस्थान में भील जनजाति है, भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, कंजर, कथोड़ी, सांसी और डामोर। ये जनजातियाँ अपने राजस्थान में पाई जाती है। कितनी होगी? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 जनजातियाँ अपन एक एक करके एक का अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें कि भील जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है। भील जनजाति सबसे ज़्यादा उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर ज़िले में। मीणा की बात करें, मीणा पाई जाती है जयपुर में, सबसे ज़्यादा जयपुर में पाई जाती है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। अपन एक एक करके पढ़ेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। और गरासिया जो है ये सिरोही में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। सिरोही में कहाँ पाई जाती है? गरासिया जनजाति सबसे ज़्यादा सिरोही और उदयपुर ज़िले में पाई जाती है। शेरे की बात करें, शेरा जो है 12 ज़िले में पाई जाती है। कहाँ? 12 में। 12 के किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में शेरा जनजाति पाई जाती है। कंजर की बात करें, कंजर जो है जाडोल कोटड़ा, कंजर जो है कोटा बूंदी में पाई जाती है। कंजर कोटा बूंदी में पाई जाती है, ठीक है। कथोड़ी जो जाडोल कोटड़ा उदयपुर में पाई जाती है। जाडोल कोटड़ा क्षेत्र उदयपुर में है। जाडोल कोटड़ा उदयपुर में पाई जाती है। सबसे अधिक कथोड़ी जनजाति जो जाडोल कोटड़ा उदयपुर में पाई जाती है। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भरतपुर और झुंझुनू जिले में पाई जाती है सबसे अधिक। और डामोर जनजाति डामोर और डूंगरपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर जिले में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि अपने राजस्थान में सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है, सबसे अधिक जनजाति उदयपुर जिले में पाई जाती है। उदयपुर जिले में सब प्रकार की जनजाति पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ निवास करती है? उदयपुर जिले में निवास करती है। और सबसे कम निवास जो है बीकानेर जिले में करती है। कहाँ करती है? बीकानेर जिले में। प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में सबसे अधिक जनजाति कहाँ निवास करती है? उदयपुर जिले में। सबसे कम कहाँ निवास करती है? बीकानेर में, ठीक है। ये प्रश्न याद रह जाएगा। यहाँ से प्रश्न बनने की चांसेस रहते हैं, प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? उदयपुर जिले में, सबसे कम बीकानेर जिले में, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट एक एक जनजाति पढ़े। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अपने राजस्थान में भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति पढ़े अपन। सबसे पहले ध्यान देखें अपन भील जनजाति। भील की बात करें तो भील जनजाति जो है राजस्थान में प्राचीन जनजाति है। ये अपने राजा महाराजाओं के समय भी थे। तो भील जनजाति जो है
ये भील जनजाति महाराणा प्रताप के समय पे एक भील सेना वहाँ पे नियुक्त की गई थी, जहाँ पर भील पूरी एक सेना, भीलों की एक टुकड़ी अलग से एक सैनिक टुकड़ी थी भीलों की महाराणा प्रताप के साथ में। और जो अपने मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, मेवाड़ का सबसे अधिक ये मेवाड़ में पाई जाती है। मेवाड़ में जैसे एक साइड में तो है चित्तौड़गढ़ का किला है, ये तो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। जो राज चिन्ह बना है, ये राज चिन्ह के एक साइड में तो है मेवाड़ के शासक का कोई भी है, मेवाड़ के शासक है, ठीक है, एक साइड में। दूसरी साइड में यहाँ पर जो है भीलू राजा का चित्र अंकित है। किसका है? भीलू राजा। यहाँ पर मेवाड़ का शासक है, मेवाड़ के शासक है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। जो राज चिन्ह है मेवाड़ का, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, एक साइड में मेवाड़ का शासक है और एक साइड में भीलू राजा का चित्र अंकित है। किसका है? भीलू राजा का, जो भीलों का राजा था, भीलू राजा का चित्र अंकित है। यह है मेवाड़ का राज चिन्ह है। राज चिन्ह के ऊपर बीच में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, एक साइड में मेवाड़ का शासक है, दो दूसरी साइड में भीलू राजा का चित्र अंकित है। ये महाराजाओं के समय भी भील जनजाति वहाँ निवास करती थी। जो महाराणा, जो अपने मेवाड़ में महाराणा थे, उनके वहाँ पर भी भीलों की एक सैनिक टुकड़ी रहा करती थी, ठीक है। इसमें अपन देखें कि आगे इसको लिखे कि मेवाड़ राज्य के राज चिन्ह के एक और मेवाड़ राज्य के राज चिन्ह में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के एक और राजपूत राजा का चित्र अंकित है, राजपूत राजा का चित्र है। वह दूसरी ओर भीलू राजा का चित्र अंकित है। भीलू राजा का चित्र अंकित है कि यहाँ पर मेवाड़ में कि एक साइड में तो मेवाड़ के राजपूत है और दूसरी ओर भीलू राजा का चित्र अंकित है। कि मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसमें भी दर्शाया गया है कि एक साइड में तो राजपूत राजा है और दूसरी ओर भीलू राजा का चित्र अंकित है। तो यह जो भीलों की जो है मान्यता है, जो ये वहाँ पर भी थी, भीलों को वहाँ पर भी दर्जा दिया गया था। भीलों को राज, जो मेवाड़ के राज चिन्ह है उसमें भी इनको शामिल किया गया है, ठीक है। आगे बात करें तो भीलों की जो क्षेत्र है, भील कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। भीलों का क्षेत्र देखें तो भीलों का क्षेत्र जो अपने मेवाड़ क्षेत्र में है, पूरा मेवाड़ में क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है। इसमें देखें इसकी क्षेत्र जो है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। इन क्षेत्रों में मतलब अपने पूरा मेवाड़ जो है, पूरे मेवाड़ आ जाता है। इसमें ये सारे क्षेत्र, उदयपुर संभाग आ जाता है भीलवाड़ा को छोड़कर। भीलवाड़ा जो है अपने मेवाड़ में सम्मिलित है। ये सारे क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। जो यहाँ भील जनजाति निवास करती, कहाँ? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा। ये पूरा मेवाड़ आ जाता है। पूरे मेवाड़ में भील जनजाति निवास करती है, ठीक है। आगे बात करें कि भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। भील शब्द की उत्पत्ति अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भील जनजाति निम्न जिलों में निवास करती है। ये जिले दे दिए जाते हैं,
तो इनमें से कौन सा जिले में निवास करती है या फिर कौन से जिले में निवास नहीं करती, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। आगे देखें, भील शब्द की उत्पत्ति जो है, भील शब्द की उत्पत्ति जो है द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई। किस शब्द से हुई? भील शब्द से, भील शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई? भील शब्द से हुई है। ठीक है, भील शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो इसका अर्थ क्या होता है? भील शब्द का अर्थ होता है तीर चलाने वाला। क्या अर्थ होता है इसका? तीर चलाने वाला। क्या अर्थ होता है? तीर चलाने वाला। क्या अर्थ होता है? तीर चलाने वाला। भील शब्द का अर्थ क्या होता है? कि तीर चलाने वाला व्यक्ति है। ठीक है, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा की भील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तीर चलाने वाला व्यक्ति या तीर चलाने वाला। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अपन इसमें कि कर्नल जेम्स टोड ने इनको वन पुत्र की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? कि ये वन के पुत्र हैं और ये वन में निवास करते हैं। वन पुत्र की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? इनको भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी, क्योंकि ये वन में निवास करते हैं, इसलिए इनको वन पुत्र की, वन के क्या है? पुत्र है। वन पुत्र की संज्ञा किसने दी? प्रश्न बन सकता है, अक्सर पूछा भी गया है कि वन पुत्र की संज्ञा किसने दी, या फिर कर्नल टोड ने भीलों को किसकी संज्ञा दी? तो वन पुत्र की संज्ञा दी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अपन इसमें भीलों के देवता को, भीलों के देवता कौन है? टोटम देव। कौन है? टोटम। भीलों के देवता कौन है? टोटम है भीलों के देवता। और भीलों की देवी, भीलों की कुलदेवी, भीलों की कुलदेवी कौन है? बराड़ी माता। कौन है? बराड़ी माता भीलों की कुलदेवी है। बराड़ी माता या बराड़ी देवी, ये भीलों की कुलदेवी है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया कि भीलों के देवता कौन है? टोटम। कौन है? टोटम देव है। भीलों की कुलदेवी बराड़ी माता। ठीक है, और बराड़ी माता का जो है विवाह के अवसर पर दूल्हे द्वारा मानना मनाया जाता है। विवाह के अवसर पर बराड़ी माता का मानना बनाया जाता है। बनाया जाता है कि जिस प्रकार कि अपने विवाह के अवसर पर क्या करते हैं? रंगोली वगैरह बनाते हैं, या फिर किसी का व्यक्ति का या डोली सजाते हुए किसी बाहर दीवार पर चित्र अंकित करते हैं। उसी प्रकार से विवाह के अवसर पर भीलों के द्वारा विवाह के अवसर बराड़ी माता का मानना मनाया जाता है। बराड़ी माता के जो मिट्टी का मकान होता है या फिर किसी प्रकार का मकान होता है, वहाँ पर सफ़ेद रंग से किसी कलर से वहाँ पर बराड़ी माता का मानना या चित्र बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, नेक्स्ट देखिए अपन इसमें भीलों के देवता को, भीलों के आराध्य देव कौन है? भीलों के आराध्य देव है केसरियानाथ। कौन है? केसरियानाथ। भीलों के आराध्य देव है केसरियानाथ को जो है एक काला बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला बाबा। इनको काला बाबा भी कहते हैं। केसरियानाथ का को जो है काला बाबा भी कहते हैं। इनका मंदिर कहाँ है? केसरियानाथ जी का मंदिर ऋषभदेव उदयपुर में इनका मंदिर है। कहाँ है? ऋषभदेव उदयपुर में इनका मंदिर है। केसरियानाथ जी का इनका उदयपुर में मंदिर है, जो क्या है? भीलों के आराध्य देव है। क्या है? भीलों के आराध्य देव। इनका मंदिर कहाँ है? ऋषभदेव उदयपुर जिले में इनका मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इनके केसरियानाथ जी के ऊपर अगर पानी छिड़क दिया जाता है केसरियानाथ जी का, तो ये लोग, या फिर जो पानी होता है इनका केसरियानाथ जी के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है इनके ऊपर, उनका पानी पीकर ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं। इन पर
चढ़ी केसर का, इनके ऊपर केसर चढ़ाई जाती है, उस केसर का पानी पीकर ये लोग झूठ नहीं बोलते। इन पर चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर ये लोग झूठ नहीं बोलते। कि भील जनजाति में क्या कि केसरिया नाजी के ऊपर पानी जो केसर चढ़ाई जाती है, उन केसर का पानी पीकर ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें। और इसमें भील जनजाति के अंदर ही भील जनजाति में क्या है कि एक प्रथा प्रचलित है, केसरिया छांटा प्रथा। कौन सी प्रथा है? केसरिया छांटा प्रथा। कि जिस प्रकार से ये केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, उसी प्रकार से केसरिया नाथ जी के ऊपर चढ़ी हुई केसर को पानी जो है किसी पेड़ पौधे के ऊपर छिड़क दिया जाता है, तो ये लोग उन पेड़ पौधों को आजीवन नहीं काटते हैं, उन पेड़ पौधों को कभी नहीं काटते। कौन सी प्रथा है? केसरिया छांटा प्रथा। केसरिया छांटा प्रथा। केसरिया छांटा प्रथा। कि केसरिया छांटा प्रथा में क्या होता है कि जिन पेड़ पौधों पर केसर का पानी छिड़क दिया जाता है, उन पेड़ों को ये आजीवन नहीं काटते हैं। एक इसमें है, भील जनजाति में प्रचलित है। केसर का पानी, ऋषभदेव के ऊपर चढ़ी हुई केसर का पानी जिन पेड़ पौधों पर छिड़क दिया जाता है, तो ये लोग उन पौधों को आजीवन नहीं काटते हैं। कि जिन पेड़ पौधों पर ऋषभदेव जी का चढ़ी हुई केसर का पानी छिड़क दिया जाता है, तो उन पेड़ पौधों को ये जिंदगी भर नहीं काटते हैं। कौन सी प्रथा कहलाती है? केसरिया छांटा प्रथा। कितनी ही बार प्रश्न पूछा जा चुका है, अब भी प्रश्न बन सकता है कि केसरिया छांटा प्रथा निम्न में से कौन सी प्रथा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर जिन पेड़ पौधों के ऊपर केसर का पानी छिड़क दिया जाता है, वह कौन सी प्रथा है? 4 प्रथा के नाम दे दिए जाएंगे, निम्न में से प्रथा है, तो वो है केसरिया छांटा प्रथा है। ठीक है, आगे अपन इसमें नेक्स्ट बात करें तो भीलों के घर को टापरा या फिर कू कहते हैं। क्या कहते हैं? टापरा या फिर कू कहते हैं। भीलों के घरों को टापरा या फिर कू कहते हैं। क्या कहते हैं? टापरा या फिर कू कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अपन इसमें कि भीलों के घरों को, जो भीलों के घर है उसको टापरा या फिर कू कहते हैं। ठीक है, आगे देखें अपन इसमें भीलों के 1 से 10 घर के समूह को 10 घर के समूह को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। कि भीलों के 1 से 10 घर होते हैं तो उनको कू कहते हैं। ठीक है, 1 से 10 घर। भील ये जनजाति है, एक जगह पर गांव बना के निवास नहीं करती। जैसे कोई क्षेत्र है, कोई जंगल है, वहाँ पर अलग अलग जगह पर निवास करती, पूरे जंगल में फैली हुई रहती। ऐसे नहीं कि पूरे एक जगह पर एकत्रित होकर गांव बना के रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में ये बटे हुए रहते हैं। तो उनकी 1 से 10 घरों को क्या कहते हैं? कू। जहाँ पर 1 से 10 घर होते हैं उनको कू कहते हैं। ठीक है, और बात करें कि इसमें अगर 10 से 20 घर हो तो उनको फला कहते हैं। क्या कहते हैं? फला। अगर भीलों के 10 से 20 घर के समूह हो उसको फला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको फला कहते हैं। और 10 से और 12 फला मिलकर
12 फला मिल जाते हैं तो उसको पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल। क्या कहते हैं? पाल। 10 यानी 10 से 20 घर को फला कहते हैं, और 10-12 फला मिलकर, यानी ऐसे 10 से 20 घर जो 12 फला मिलकर क्या कहलाते हैं? उसको पाल कहते हैं। 10 से 12 फला मिल जाते हैं उसको पाल की संज्ञा दी जाती है। जैसे अपने गांव में क्या होता है, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे गांवों को एकत्रित करके उनकी एक पंचायत बना दी जाती है, कि उसको पंचायत की संज्ञा दे दी जाती है कि इस पंचायत क्षेत्र में इसके इतने गांव लगते हैं। जैसे ये पंचायत है, पंचायत में जैसे बहुत सारे गांव आ जाते हैं, एक छोटा सा गांव ये आ गया, एक गांव ये आ जाता है, एक गांव ये आ जाता है। इस प्रकार से छोटे छोटे गांव जो मिलकर के पंचायत का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से जो फला मिलकर पाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, और इसमें देखिए कि पाल का मुखिया, जो पाल इनका एक बड़ा गांव हो जाता है, पंचायत हो जाती है, तो पाल का मुखिया क्या कहलाता है? पालवी या फिर गमेती। पालवी या फिर गमेती, इसका मुखिया क्या कहलाता है? पालवी कहलाता है। पाल का मुखिया पालवी या फिर गमेती। भीलों के मुखिया को क्या कहते हैं? पालवी या फिर गमेती कहते हैं। यह कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भीलों के मुखिया को क्या कहते हैं? पालवी या फिर गमेती कहते हैं। याद आ जाए कि भीलों का मुखिया है, भीलों का मुखिया, ये भीलों की पाल क्या हो जाती है? भीलों की पंचायत हो जाती है। क्या हो जाती है? पंचायत। भीलों की पंचायत का मुखिया पूछ ले, पाल का मुखिया पूछ ले, या फिर भीलों का मुखिया पूछ ले, तो क्या है? पालवी है या फिर गमेती है। ठीक है, इसमें से तीनों प्रश्न पूछ सकते हैं कि पाल का मुखिया कौन है, पंचायत का मुखिया कौन है, और भीलों का मुखिया कौन है। तो अपने को कन्फ्यूजन नहीं होना है, इनका सभी का मुखिया पालवी या फिर गमेती कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें पालवी से छोटे स्तर के मुखिया को पालवी से छोटे स्तर के मुखिया को तद्वी, छोटे स्तर के मुखिया को तद्वी या फिर वंशावो कहलाता है। तद्वी या वंशावो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक गांव में सरपंच होता है, पंचायत होती है, पंचायत का मुखिया कौन कहलाता है? पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। उसी प्रकार से भीलों में इसका मुखिया होता है, गमेती होता है। कौन होता है? गमेती होता है। जिस प्रकार सरपंच निर्णय को सुनाता है ये, और या फिर अपने अभी वर्तमान समय में कोर्ट जो डिसीजन लेती है वही सबसे मान्य होता है। और भीलों में क्या होता है? जो इनका मुखिया होता है, इनका मुखिया कौन होता है? गमेती। जो गमेती जो ये गांव का सरपंच होता है, सरपंच कह लो या फिर मुखिया कह लो, पंचायत का मुखिया होता है। कौन होता है? अभी वर्तमान में सरपंच होता है, उसी प्रकार से इनका सरपंच होता है या फिर मुखिया होता है। कौन होता है? गमेती। जो गमेती निर्णय ले लेता है वही इसका फाइनल डिसीजन रहता है कि किसको क्या सज़ा देनी है, किसको क्या बचाना है, किसको जो निर्णय लेना होता है, अंतिम निर्णय, ये गमेती निर्णय लेता है। ठीक है, गमेती निर्णय लेने के बाद गमेती निर्णय लेता है, और गमेती से छोटा स्तर का मुखिया या पालवी से छोटे स्तर का मुखिया, जिस प्रकार से सरपंच और उप सरपंच होते हैं, उसी प्रकार से उप सरपंच का इसको तद्वी या फिर वंशावो कहते हैं। पालवी से छोटे स्तर के मुखिया को पाल होता है। पाल बड़ा पंचायत होती है, पंचायत में सरपंच और उप सरपंच होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर पालवी से छोटे स्तर के मुखिया को तद्वी या फिर वंशावो भी कहते हैं। कि परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि तद्वी वंशावो क्या है, मुखिया है, किसी प्रकार का मृत्यु भोज है, किसी प्रकार का नृत्य है, कि आदिवासियों की जाति है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तद्वी और वंशावो क्या है। तो तद्वी और वंशावो क्या है? इनके पालवी से छोटे स्तर के मुखिया को कहते हैं भील जनजाति में। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना
33, या फिर इनके घरों को क्या कहते हैं, इनके घर को कू कहते हैं, 1 से 10 घरों को, और 10 से 20 घरों को फला कहते हैं, और 12 फला मिलकर पाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन इसमें भीलों के आगे और बात करें तो भीलों में रणघोष होता है। भीलों के रणघोष को फायरे कहते हैं। भीलों को रणघोष क्या होता है, फायरे रणघोष इनका रणघोष होता है। रणघोष का मतलब होता है जब ये युद्ध करने जाते हैं तो ये फायरे करते हुए रहते हैं। जैसे पिक्चरों में देखा होगा कि आदिवासी जनजाति जब युद्ध करते तो, और या फिर कोई इनका कोई शिकार आ जाता है शिकार करने के लिए, तो वहाँ पर हा हू करते नहीं करते, कोई ऐसे लट बजाते हुए। तो इसी प्रकार से भीलों का रणघोष क्या है, फायरे। तो भीलों का रणघोष क्या है, रणघोष क्या है, फायरे। फायरे क्या है, इनका रणघोष है। क्या है, इनका रणघोष है। ये फायरे करते हुए युद्ध करने के लिए जाते हैं। ठीक है, ताकि कोई जीव जंतु बीच में हो तो वो भी नहीं आए, वो भी इनसे डरता रहे। ये वन में ही निवास करते हैं हमेशा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें तो भीलों में विवाह के प्रकार है। भीलों में विवाह के प्रकार की बात करें तो विवाह के प्रकार देखिए अपन यहाँ पर, एक होता है हाथी वेंडो कि अक्षर परीक्षा में कितनी ही बार पूछा जा चुका है कि हाथी वेंडो क्या है, कितनी ही बार पूछा जा चुका है, 5 से 7 बार पूछा जा चुका है कि हाथी वेंडो क्या है। तो हाथी वेंडो है हरे पेड़ को साक्षी मानकर किया गया विवाह है, कि किसी भी हरे पेड़ को साक्षी मानकर किया गया विवाह है। क्या है, हाथी वेंडो। ठीक है, क्या है, विवाह है। अगर ऐसे भी याद नहीं रहता है, एक होता है हाथी वेंडो होता है, एक होता है हाथी मन्ना। अब इसको याद करेंगे दोनों को भी। हाथी मन्ना होता है कि एक विवाह का नृत्य है। क्या है, आदिवासियों में, इन भीलों में विवाह का नृत्य है। क्या है, हाथी मन्ना जो विवाह का नृत्य है। अगर ये दोनों पूछ लिया जाता है कि हाथी वेंडो क्या है और हाथी मन्ना क्या है, तो वहाँ पर अपनी हवा निकल जाती है कि हाथी वेंडो की है कि हाथी मन्ना है। इसको याद कैसे रखना है, इसमें क्या आता है, वे आता है, वे विवाह का प्रकार है। क्या है, विवाह का प्रकार है। मन्ना न आता है, विवाह का क्या है, नृत्य है। याद आ जाएगा, वे आता, हाथी वेंडो वे आता है तो विवाह का प्रकार है, और हाथी मन्ना न आता है तो विवाह का नृत्य है। इस प्रकार से याद आ जाएगा, हाथी वेंडो वे आता है तो विवाह का प्रकार है, न आता है तो विवाह का नृत्य है। ठीक है, आगे और इसमें बात करें अपन, इसमें है एक नाता प्रथा होती है। क्या होती है, नाता प्रथा कि नाता प्रथा क्या होता है कि तलाक के पश्चात नया रिश्ता चालू करना। तलाक के पश्चात नया रिश्ता चालू करना ही क्या कहलाता है, नाता कहलाता है। ये नाता क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति का विवाह हो जाए, किसी एक लड़की से पहले विवाह हो चुका होता है, जब उसको तलाक दे दिया जाता है, उस पहली वाली महिला को तलाक दे दिया जाता है और उसके पश्चात किसी नई महिला से विवाह किया जाता है, तो उसी को नाता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, नाता कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, नाता हो चुका है, आगे देखिए दापा क्या होता है कि कन्या मूल्य चुकाकर किया गया विवाह। कि इसमें क्या होता है, दापा क्या होता है कि किसी लड़की का जो पुरुषों के द्वारा जो दूल्हा होता है, दूल्हे के परिवार द्वारा उस कन्या का मूल्य चुका दिया जाता है। कि कन्या का मूल्य कैसे चुका दिया जाता है कि इसमें क्या होता है, कन्या का जो पिता होता है, कन्या का पिता जो है इसमें की राशि की डिमांड करता है
कि मुझे 1 लाख रुपए दोगे या फिर 5 लाख रुपए कुछ पैसे मांगता है, तभी मैं आपकी शादी इस लड़की से कराऊंगा, बाकी नहीं कराऊंगा। तो किसी पुरुष के अगर किसी लड़के के लड़की नहीं मिलती या फिर किसी कारणवश क्या होता है, तो पिता के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं लड़की के, यानी एक मतलब से लड़की को खरीदना हो जाता है। क्या हो जाता है? लड़की को खरीदना हो जाता है कि जैसे इसकी पिता के द्वारा कन्या का मूल्य मांगा जाता है, तो दूल्हे के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। जितनी पिता डिमांड करता है, 1 लाख है, 5 लाख है, 50,000 है, जितनी डिमांड करता है, तो इस मूल्य का चुकारा करना, इस मूल्य को देना ही क्या कहलाता है? कन्या मूल्य चुकाकर किया गया विवाह ही क्या कहलाता है? दापा कहलाता है। ठीक है, कन्या मूल्य चुकाकर किया गया विवाह क्या कहलाता है? दापा कहलाता है। ये अपने समाज में या फिर इन समाज में, मीणा समाज में भी अभी वर्तमान में तो प्रचलित नहीं है, लेकिन जो कुछ आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर ये अभी भी प्रचलित है। जैसे प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, इन 4 से 5 जिलों में अभी भी वर्तमान में ये प्रथाएं प्रचलित है अभी भी। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें आटा साटा। आटा साटा क्या होता है कि आटा साटा में क्या होता है कि बेटी देकर अगले से बहू लेना। बेटी देकर अगले से बहू लेना क्या कहलाता है? आटा साटा कहलाता है। कि आटे साटा में क्या होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बेटी देकर अपने बेटे के लिए बहू लाना ही क्या कहलाता है? आटा साटा कहलाता है। बेटी के बदले बेटी, अपने बेटी जाएगी तो दूसरे की वापस सामने वाले की लड़की अपने वापस घर में बहू आएगी। इस प्रकार की जो प्रथा है ये आटा साटा कहलाती है। कि लड़की को देकर बहू लेना ही क्या कहलाता है? आटा साटा कहलाता है। ठीक है, आगे वो नेक्स्ट देखें, सेमल का वृक्ष। क्या है? सेमल का वृक्ष। सेमल का वृक्ष की एक प्रथा रहती है कि विवाह के पश्चात कि दूल्हा दुल्हन के द्वारा सेमल का वृक्ष का पौधा लगाया जाता है। कौन सा पौधा लगाया जाता है? सेमल का वृक्ष। विवाह के पश्चात बोया गया पौधा। एक होता है इनमें इनका काटा या कट्टा या फिर काइटा। ये भीलों का जो है मृत्यु भोज है। क्या है? मृत्यु भोज है। कि भीलों में जो मृत्यु भोज होता है वो क्या कहलाता है? मृत्यु भोज को हुई काटा या फिर काइटा कहते हैं। काटा या फिर काइटा, इनके मृत्यु भोज का काटा काइटा कहते हैं। अपने मृत्यु भोज कहते हैं, इनके काटा या काइटा कहते हैं। ये हो गया अपने भील जनजाति। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेमल का वृक्ष जो है विवाह हो जाने के पश्चात दूल्हा और दुल्हन के द्वारा बोया गया पौधा ही क्या कहलाता है? सेमल का वृक्ष कहलाता है। काटा काइटा कितने ही बार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दे दिया जाता है कि काटा काइटा है, मृत्यु भोज है, विवाह का प्रकार है, विवाह का नृत्य है कि या फिर किसी आदिवासी जाति है क्या का प्रकार है। तो इनमें से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि काटा काइटा है। इस प्रकार के प्रश्न फिर वहाँ पर एग्जाम के अंतर्गत कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। ठीक है, अब इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये होगी अपनी पूरी भील जनजाति। ठीक है।